बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स की ऑनलाइन तैयारी करवाती है। डिटेल देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। दिस इज़ मोहम्मद ज़फ़र and my qualification is here mentioned and I'm serving in government of Pakistan as a budget officer। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की आज हमारा जो लेसन है, क्लास है, इसमें हमने दो चीज़ों पे बात करनी है और बिज़नेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इसको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखें कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, उसको थोड़ा सा ऑन करने की कोशिश करें कि एक दिन ऐसा आए जब आपको भी अपना बिज़नेस करना पड़े या बिज़नेस में पार्टिसिपेट करना पड़े, तो ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, तो आपको सारी चीज़ें आसान नज़र आती हैं। जब आप इसको एज आ स्टडी लेके चलते हैं तो चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं, मिक्स होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले स्टेचुटरी रिपोर्ट पे बात करेंगे, फिर एनुअल जनरल मीटिंग पे बात करेंगे कि बिज़नेस के अंदर इनका क्या स्टेटस है। और ये दोनों वर्ड जो है सम टाइम जो इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो स्टेचू से आप ये मुराद लें कि आपने अक्सर जाएं किसी भी जगह पे तो आपको स्टेचू एक ढांचा नज़र आता है किसी भी चीज़ का। एक स्टेचू समटाइम ये भी होता है कि एक आप घर बना रहे हैं तो उसकी बिल्डिंग का एक पहले उसके दीवारें और उसके जो पिलर हैं वो बन जाते हैं, तो उसको भी हम स्टेचू कहते हैं। इसके अलावा स्केच टाइप भी आप इसको कह सकते हैं। मकसद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेचू है जिस पे वो खड़ा है उसकी मेन चीज़ें क्या है, उसका रकबा कितना है, वो उसके कितने पिलर हैं, कौन उसको चला रहा है, कौन कितनी उसकी लोकेशन है, या उसका मेन क्या स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें मेन उसकी स्टैंडिंग है या जिस पे वो खड़ी है, वो हम इस स्टेचूटरी रिपोर्ट में बात करते हैं। या स्टेचूटरी रिपोर्ट जो सबमिट की जाती है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के या बिज़नेस के मेन चीज़ों के बारे में डिटेल होती है। मैं दोबारा कहूँगा कि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की मेन चीज़ों के बारे में जो डिटेल सबमिट की जाती है, बताई जाती है, वो स्टेचूटरी रिपोर्ट होती है, यानी उसके स्ट्रक्चर, उसकी मेन बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ें आती हैं। ये मेन साइन कौन करेगा, सबसे पहले ये भी बात है। द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय सेक्रेटरी, ये कौन तैयार करेगा, सेक्रेटरी। कौन, किसका सेक्रेटरी, उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का। और इसको सर्टिफाई साइन कौन करेगा, कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे और उन 3 डायरेक्टर्स में एक चीफ एग्जेक्टिव होगा, यानी कि एक चीफ एग्जेक्टिव लाजमी है, बाकी 2 डायरेक्टर्स होंगे। तो इसको जो साइन करेंगे, जो सेक्रेटरी प्रिपेयर करेगा, यानी कि 3 डायरेक्टर्स प्रिपेयर्ड बाय सेक्रेटरी, वो साइन करने वाले डायरेक्टर्स, इस रिपोर्ट को कहा जाता है स्टेचूटरी रिपोर्ट। और इसके मेन कंटेंट्स क्या होते हैं या इसके हिस्से क्या होते हैं या फर्दर इसके अंदर डिटेल कौन सी लाजमी होना चाहिए। सबसे पहले शेयर की अलॉटमेंट, कि इस कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉट किए कितने गए, उनमें से कितने लोगों ने कंसीडर किया अलॉटमेंट के लिए। यानी कि एक तो फर्स्ट के एक कंपनी को आपने रजिस्टर्ड करवाया और उसके ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो था, नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करें तो 1 लाख शेयर थे। 1 लाख शेयर में से अब आप चाहते हैं कि जो ही बिज़नेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 40,000 शेयर्स आप अलॉट करना चाहते हैं। अब जब आपने अलॉट किए तो फर्दर ये होता है कि 40,000 शेयर तो आपने ऑफ़र किए, लेकिन उनमें से कुछ लोग लेते ही नहीं हैं, तो ये जो यानी कि वो अलॉटेड नहीं होते। तो उनमें से टोटल अथराइज कितने थे, उसमें अलॉट कितने किए गए, अलॉटमेंट में से कितने कंसीडर किए गए। फर्दर समरी ऑफ कैश रिसीव्ड, कि जो ये आपने शेयर्स इशू किए उसकी 100 कीमत थी, आपने कहा कि अभी आप 100 रुपीज़ पे ना करें जिसके पास एक शेयर है, बल्कि 60 रुपीज़ पे करें। तो जो आपने कहा जिन लोगों ने हमारे शेयर्स ख़रीद लिए हैं इस डेट तक उसका शेयर कैश हमें पे इतना करें, यानी कि 60%। तो उसमें से कितना कैश आपको रिसीव हुआ ये भी आपने बताना है। समरी ऑफ कैश रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स अलॉटेड। इसके अलावा
आपकी इस बिज़नेस के अंदर या शेयर्स अलॉट करने या बिज़नेस को स्ट्रक्चर इसका बनाने के लिए इसके एक्सपेंसेस जो अब तक आए उसकी डिटेल, यानी कि आपने प्लॉट कितने का लिया, उसमें कितने शेयर्स जो है वो प्रिंट हुए, उसकी प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस, बाकी जो उसकी बिल्डिंग के एक्सपेंसेस, ये सारी डिटेल आपने सबमिट करनी होगी। फर्दर कि कमीशन आपने कितना किया, कि जो नंबर ऑफ़ शेयर्स दिए हैं, अगर आपने कोई हायर किया अंडर राइटर जो इस चीज़ की गारंटी देंगे कि आपके शेयर्स बिक जाएंगे, हम प्रमोट करेंगे, अगर फ़र्ज़ किया नहीं बिकते तो हम खुद ऑन करेंगे, तो उन लोगों को भी कुछ कमीशन पे किया जाता है। तो ये कमीशन की डिटेल भी। इसके अलावा पार्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं उसमें शेयर्स अलॉट का या बाकी बिज़नेस के जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे कर रहे हैं पार्टीज़ से, उनकी डिटेल आप सबमिट करेंगे। फर्दर ये कि जो डायरेक्टर्स हैं आपके बिज़नेस को लेके चलेंगे, उनकी डिटेल क्या है, उनका नाम क्या है, एड्रेसेस क्या है, फर्दर वो काम क्या करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, ये सारी डिटेल भी आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में फॉरवर्ड करनी होंगी। इसके अलावा जो आपने किसी अंडर राइटर से कॉन्टैक्ट किया है कि आपने अपने हमारे शेयर्स को सेल करवाना है अपने थ्रू एजेंसी के ज़रिए से, या मतलब ये कि उनकी अपनी गुडविल होती है, एक अंडर राइटर अच्छा हो तो जब वो शेयर्स ऑफ़र करता है अपने नाम से, तो दूसरे जो शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स, वो रिलाई करते हैं कि जी ये अंडर राइटर अच्छा है, इसके शेयर्स में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, तो डेफिनेटली उनकी गुडविल की वजह से शेयर्स बिक जाते हैं। तो अंडर राइटर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी डिटेल आपने शेयर करनी है। इसके अलावा फर्दर कोई एरियाज़ हैं पे करने वाले या उनके मैनेजिंग एजेंट्स को देने हैं या अभी तक ड्यूज़ हैं, उनकी भी डिटेल, यानी कि द एरियाज़ इफ़ एनी ड्यू ऑन कॉल्स फ्राम डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट्स, ये सारी चीज़ें होंगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। यानी कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में हमने जो चीज़ें पढ़ी वो एक दफ़ा देख लें कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या है। सेक्रेटरी इनिशिएट करता है, डायरेक्टर साइन करते हैं, इसमें फर्दर क्या डिटेल है कि शेयर की अलॉटमेंट, कैश उसमें से कितना रिसीव हुआ, एक्सपेंसेस कितने है, कमीशन कितना आपने शेयर्स पे करना है। इसके अलावा जो आपने कॉन्टैक्ट्स किए हुए हैं उन पे उनकी डिटेल्स क्या है, जो डायरेक्टर्स आपके बिज़नेस के हैं उनके नाम और एड्रेसेस क्या है। इसके अलावा अंडर राइटर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डिटेल क्या है, और लिस्ट ऑफ एरिया, ये मेन चीज़ें हैं जो आपने लाजमी तौर पर उसमें मेंशन करनी होगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। इसके बाद आ जाता है एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। तो नाम से ही ज़ाहिर है एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि एक तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जनरल मीटिंग क्या होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, और एनुअली जो होल्ड करना लाजमी है उसको क्या कहेंगे बिज़नेस के पास, एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो भी होगी उसको सालाना एक मीटिंग करना पड़ती है, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ डिसीजन लिए जाते हैं। असल मालिकान बिज़नेस के कौन से होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को जब तक मालिक मौजूद नहीं होगा तो वो क्या डिसाइड कर सकता है कि बिज़नेस को कैसे रन करना है, क्या इसने अब तक ऑपरेशन किया है, इसकी ऑपरेशनल सिचुएशन अच्छी है, इम्प्रूव हो रही है, नहीं हो रही है, इसके जो परफॉर्म करने वाले डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, उसमें फ़र्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसने डिसाइड करनी होती है, शेयर होल्डर्स ने। तो शेयर होल्डर्स की ये मीटिंग होती है। इसकी दो फर्दर कंडीशन भी हैं जो आपने याद रखनी, कि जो ही आप एक बिज़नेस बनाते हैं उसके इनकॉर्पोरेशन के फ़ौरन बाद विद इन 18 मंथ नया बिज़नेस इस्टेब्लिश हुआ, नई ऑर्गेनाइजेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी इस्टेब्लिश हुई, तो जब ये इनकॉर्पोरेट का हो गई, चल पड़ी, तो इसके विद इन 18 मंथ, शुरू में साल नहीं कहा गया, 18 मंथ यानी कि 1 साल 6 महीने का टाइम दिया गया, उसमें फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। तो फर्दर जो एक मीटिंग हेल्ड हो गई, जब भी हुई उससे अगली मीटिंग जो है फिर एनुअली होनी चाहिए थी, लेकिन अगर किसी वजह से डिले हो जाए तो 3 महीने की गुंजाइश है, यानी कि एक एनुअल जनरल मीटिंग के बाद अगली जो एनुअल जनरल मीटिंग है विद इन 15 मंथ, यानी कि 12 महीने तो नॉर्मल जो विद इन 12 मंथ होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो 3 महीने की गुंजाइश दी गई, यानी कि टोटल 15 मंथ के अंदर अंदर अगली कंजेक्टिव जो फर्दर आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग है वो होल्ड होनी चाहिए। तो फर्दर यानी कि ये प्रोसेस चलता रहेगा कि एक मीटिंग हुई उसके अगले साल के अंदर अंदर होनी चाहिए, नहीं होती तो 3 महीने की गुंजाइश है, यानी कि एक एनुअल जनरल मीटिंग के बाद अगली जो है 15 महीने से कभी भी डिले नहीं करनी। अच्छा, एनुअल जनरल मीटिंग है क्या, इसमें कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का सेक्शन 158 कहता है कि जो हर कंपनी है, एवरी कंपनी मस्ट होल्ड अ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स वंस इन ईयर, यानी कि एक साल में एक जो इसके हिस्सेदार हैं
हससदार हैं उन्होंने मीटिंग करनी होती है। द मीटिंग provides an opportunity to evaluate and measure the efficiency of the directors and other officers in carrying out the company's affairs। ये इसलिए होती है जिससे बिजनेस की हालत को देखा जा सके, जांचा जा सके कि ये सही रन कर रही है नहीं कर रही है। अच्छा, इसकी जो एनुअल जनरल मीटिंग का एक तरीक़ेकार भी होता है कि सबसे पहले आप जो मेंबर्स हैं उनको, यानी कि शेयर होल्डर्स जो हैं, उनको आपने भेजना होता है नोटिस के इस डेट को मीटिंग है और आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है। नोटिस of annual general meeting should be sent to the shareholders at least 21 days before the date of meeting। यानी कि मीटिंग से 21 दिन पहले उनको नोटिस मिल जाना चाहिए। इसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्ट मीटिंग क्या है? जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके एरिया में ही आपने मीटिंग हेल्ड करनी है। किसी होटल में करते हैं, रेस्टोरेंट में करते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की कितनी स्ट्रेंथ है और कैसी आपको लोकेशन मिलती है, तो आपने मीटिंग करनी होती है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड इन टाउन where the registered office of the company is situated। इसके बाद जो रोल ऑफ शेयर होल्डर्स है क्या होता है? द शेयर होल्डर्स कैन क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स एंड कैन ऑफर सजेशन फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। के रोल इस मीटिंग में शेयर होल्डर्स का ये होता है कि वो देखें जो डायरेक्टर्स उन्होंने हायर किए हुए हैं, जिनको वो सैलरीज दे रहे हैं, सीईओ जो काम कर रहा है, मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अब तक क्या किया, वो रिलेटिवली दूसरे किसी कंपनी की भी रिपोर्ट को देख सकते हैं कि उनके शेयर होल्डर्स की क्या परफॉर्मेंस, इनकी क्या परफॉर्मेंस। जहाँ पे देखें कि इनकी पैरेलल एक जैसी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो डेफिनेटली आप अंडरस्टूड हो जाएगा कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर्स वगैरह सही परफॉर्म नहीं कर रहे। वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि दूसरी कंपनी की पॉलिसीज़ इस तरीके से चल रही हैं, आप लोग काफ़ी पीछे हैं या उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, व्हाट्सएवर। तो ये किया जा सकता है। इसके अलावा ओकेजन क्या है? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस नेचर मस्ट बी हेल्ड विद इन 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। की इनकॉर्पोरेशन की डेट से 18 महीनों के अंदर अंदर आपने फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी है। फिर अगली क्या? द गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स मस्ट नॉट बी मोर देन 15 मंथ। तो पहली मीटिंग में गुंजाइश दी गई 3 महीने की फर्दर, तो जब अगली मीटिंग आएगी उसमें 3 महीने कट जाएंगे, यानी कि उसके बाद हर मीटिंग जो है, एक मीटिंग के बाद अगली जो है विद इन 15 मंथ होनी चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या डिसीजन होते हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मीटिंग इज़ टू चेक दैट ऑर्डिनरी बिजनेस इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड डाउन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब आप क्या है? आर्टिकल क्या होता है? एक आइन होता है, यानी कि उसके अंदर जो शिक्कें होती हैं। तो एसोसिएशन क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का आपस में मिल जाना, यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका आपस में जो एक गठजोड़ होता है या जो मकसद होता है बैठने का, बिज़नेस को रन करना, तो ये होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है चेक करना ऑर्डिनरी बिजनेस इज बीइंग डन थ्रू दी रूल्स रिटन डाउन लेड डाउन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स कंडक्ट करेंगे बिज़नेस को, तो बिज़नेस के इनफैक्ट ऑपरेशनल सिचुएशन के बारे में ये हमें गाइड करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे के सारे एजेंट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के। द डायरेक्टर्स सबमिट देयर रिपोर्ट अबाउट अफेयर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ईयर। तो डायरेक्टर्स जो मेन इनको हेड कर रहे होते हैं, मैनेजर्स वगैरह को, जो डिसीजन एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो रहे होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। तो डायरेक्टर्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं और वो परफॉर्म करते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं कि जी आपकी जो पिछले साल में क्या परफॉर्मेंस रही, क्या क्या काम हमने किया और हमने किस तरह के हालात से क्या अच्छा परफॉर्म किया और कहाँ पे गलतियाँ हुई। दिस रिपोर्ट इज़ नोन एज डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है उसको, और यानी कि वो डायरेक्टर साइन करके उसको सबमिट करते हैं, तो उसको डायरेक्टर्स रिपोर्ट का भी नाम दिया जाता है। इसके अलावा फर्दर क्या है, इसके एनुअल जनरल मीटिंग में डिसीजंस होते हैं कि जो नए डायरेक्टर्स हों, एक रिटायर्ड जा रहा हो, दूसरा नया आ रहा हो, तो उसकी वोटिंग भी होती है। इसके अलावा जो ऑडिटर्स होते हैं उनको अपॉइंट भी किया जाता है और रिप्लेस भी किया जाता है, इसी के अंदर डिसीजन होते हैं। इसके अलावा जो आपकी कंपनी ने या बिज़नेस ने प्रॉफिट अर्न किया है उसका कितना आपने एज अ डिविडेंड डिक्लेयर करना है, वो भी डिसीजन होते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं उनकी सैलरीज, उनके रिमनरेशंस, उनका पे एंड पैकेज वो फिक्स किया जाता है। इसके अलावा जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है या बैलेंस शीट है वो प्रेजेंट की जाती है, उस पर भी डिस्कशन होती है। इसके अलावा यहाँ पे ये हमें बताया गया कि जो कंपनी का ऑर्डिनेंस 1984 उसका सेक्शन 305B है, वो ये कहता है कि अगर 2 कंसेक्टिव एनुअल जनरल मीटिंग्स नहीं होती तो बिज़नेस को
जो कोर्ट है, अदालत है, वो वाइंड अप करने का यानी कि बंद करने का और ख़त्म करने का ऑर्डर दे सकती है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 305B, ए कंपनी बी फाउंड अप बाय द कोर्ट इफ़ इट डज नॉट होल्ड द 2 कंसेक्टिव एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि पहली मीटिंग नहीं हुई, अब दूसरी फर्दर फिर नहीं हुई, तो ये इतना एक ग्रेव जो है क्राइम समझ लें या फिर एक जुर्म समझ लें, जिससे जो कोर्ट है वो हुक्म दे सकती है कि इस बिज़नेस को ही ख़त्म कर दो। तो आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।